Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will resume our last theme, colonialism and countryside, exploring official archives. Topic 1, describe the raids exercised by पहाड़िया हिल फोक. पहाड़िया यानी हिल फोक में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी और उसका नेम था पहाड़िया. तो ये रेड करते थे, लूट के लिए आक्रमण करते थे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट या जमींदार पर. तो उसको डिस्क्राइब करिए. विद देयर बेस इन हिल्स द पहाड़ियाज रेगुलरली रेडिड द प्लेन्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट लिव्ड. यानी ये तो हिल में रहते थे लेकिन ये रेड करते थे एग्रीकल्चरिस्ट जो सेटल जमींदार पर या जो नीचे प्लेन में जो जमींदार रहते थे. दीज रेड्स वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल पार्टिकुलरली इन द ईयर्स ऑफ स्कार्सिटी. और जब अनाज की या फूड ग्रेन्स की कमी होती थी तो ये इनके लिए सर्वाइवल जीवित रहने के लिए ये रेड्स बहुत ज़रूरी थी. दे वर ए वे ऑफ asserting power over settled communities and they were a means of negotiating political relations with outsiders. और ये जितनी भी रेड थी ये इसलिए ज़रूरी थी कि पहली बात तो सेटल्ड कम्युनिटीज़ पर अपनी पावर को दिखाना चाहते थे कि हम कितने पावरफुल हैं. और सेकंड जो है कि जो आउटसाइडर आए हुए थे जो लोग जमींदार या जो एग्रीकल्चरिस्ट उनसे जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन होते थे, राजनीतिक बातचीत होती थी, तो उस रिलेशन में भी ये बहुत ज़रूरी थी. द जमींदार्स ऑन द प्लेन्स हैड टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग ए रेगुलर ट्राइबेट टू द हिल चीफ्स. और जो जमींदार होते थे वो इनको धन देकर, ट्राइब्यूट देकर, फिरौती का धन देकर शांति खरीदते थे. यानी वो चाहते थे कि वो उन पर इस प्रकार रेड या अटैक ना करें. ट्रेडर्स भी सिमिलरली गेव ए स्मॉल अमाउंट टू द हिल फोक फॉर परमिशन टू यूज द पासिस कंट्रोल्ड बाय देम. और इस प्रकार हिल्स में, पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं उन्हें बोला जाता पासिस, दर्रे. और जो व्यापारी लोग होते थे वो उनको पार करके, क्रॉस करके अपना व्यापार करते थे. तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए, अपनी वस्तुओं को बचाने के लिए इनको धन देते थे और इस प्रकार इनसे परमिशन लेते थे ट्रेड करने की. वंस द टोल वाज पेड, एक बार जब टैक्स दे दिया जाता था, द पहाड़िया चीफ्स प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स एंड एंश्योरिंग दैट देयर गुड्स वर नॉट प्लंडर्ड बाई एनीवन. और प्लंडर्ड मीन्स होता है लूटना. तो एक बार जब उनको टैक्स मिल जाता था तो जो पहाड़िया चीफ थे, जो पहाड़ी सरदार थे, वो प्रोटेक्ट करते थे इन ट्रेडर्स को और ये निश्चित करते थे कि कोई भी अन्य व्यक्ति इनको प्लंडर ना कर पाए, लूट ना ले. टॉपिक 2, why did the peace negotiations between Pahariya hill folk and settled agriculturists of plains prove fragile. ये जो उनके बीच में जो पीस नेगोशिएशन होती थी, बातचीत होती थी, समझौते के लिए बातचीत होती थी, शांति समझौते होते थे, तो उनके लिए उनमें कई बार ये जो नेगोशिएशन थी फ्रेगाइल माने कमज़ोर क्यों पड़ जाती थी और वो क्यों नहीं ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाती थी, चल पाती थी. आंसर, दिस नेगोशिएटेड पीस समटाइम प्रूव्ड फ्रेगाइल. और ये इस प्रकार ये नेगोशिएशन करके बातचीत से जो शांति आती थी, पीस आती थी, वो फ्रेगाइल बहुत कमज़ोर, वीक होती थी. इट ब्रोक डाउन इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ 18th century व्हेन द फ्रंटियर्स ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट वर बीइंग एग्रेसिवली एक्सटेंडेड इन ईस्टर्न इंडिया. और ये लास्ट डेकेड्स में ये ब्रेक डाउन हुई, टूट गई. और उसका कारण ये था
कि जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, जमींदार थे या आउटसाइडर फार्मर थे, वो लगातार आक्रामक रूप से ईस्टर्न इंडिया की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे। द ब्रिटिश एनकरेज्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, एंड जमींदार्स एंड जोतदार्स टर्न्ड अनकल्टिवेटेड लैंड्स इनटू राइस फील्ड्स। इस प्रकार जमींदार और जोतदार्स अनकल्टिवेटेड लैंड को राइस फील्ड्स के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे थे। टू द ब्रिटिश एक्सटेंशन सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज नेसेसरी टू एनलार्ज द सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ब्रिटिश को ज़रूरत थी कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर को का एक्सटेंशन करें, विस्तार करें, एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट, और साथ में एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर भिजवाने के लिए क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें, एंड एस्टेब्लिश द बेसिस ऑफ ए सेटल्ड ऑर्डर्ड सोसाइटी, और एक सेटल्ड यानी एक सुव्यवस्थित समाज जो एक ही स्थान पर ही रहकर एग्रीकल्चर करता है, खेती करता है, उसका निर्माण करें। दे आल्सो एसोसिएटेड फॉरेस्ट्स विद वाइल्डनेस एंड सा फॉरेस्ट पीपल एज सेवेज, अनरूली, प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न। इन्होंने फॉरेस्ट को जंगलीपन से जोड़ दिया और वे ये देखते थे कि जो जंगल या वनों में रहने वाले लोगों को वो मानते थे सैविज, असभ्य, अनरूली, कानून का पालन ना करने वाले, प्रिमिटिव, बैकवर्ड एंड डिफ़िकल्ट टू गवर्न, और ये मानते थे कि इन पर गवर्न नहीं किया जा सकता, इन पर शासन नहीं किया जा सकता है। सो दे फेल्ट दैट, इसलिए उन्होंने महसूस किया फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर, कि फॉरेस्ट को हम क्लियर ही कर दें। सेटल्ड एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश्ड and people tamed, civilized and persuaded to give hunting and take plough agriculture। settled agriculture established हुई and people tamed, और people tamed का मतलब वो एक स्थान पर रहने लगे, जैसे कोई and civilized, और वो civilized यानी सभ्य तरीके से रहने लगे, एंड परसुएडेड टू गिव अप, और उनको ये मनाया गया, परसुएशन का मतलब परसुएडेड मनाया गया, इस बात के लिए तैयार किया गया कि वे हंटिंग छोड़ दें, शिकार छोड़ दें, एंड टेक टू प्लो एग्रीकल्चर, और इस प्रकार वे खेती करने के लिए अपने साथ प्लो या हल ले लें। एज सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंड होती गई, द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पास्चर्स कॉन्ट्रैक्टेड, तो जो एरिया था फॉरेस्ट और पास्चर्स के बीच में, चरागाह में, वो कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स वो सिकुड़ता गया। सो द पहाड़िया हिल फोक बिगेन टू रेड सेटल्ड विलेज विद इंक्रीजिंग रेगुलरिटी। अब ये पहाड़िया हिल फोक लगातार अपने रेड को अब रेगुलरली इंक्रीज करने लगा, एंड कैरिंग अवे फूड ग्रेन्स एंड कैटल, और अपने साथ रेड में ये अपने साथ फूड ग्रेन्स और कैटल पशु ले जाते थे। एक्सास्परेटेड कॉलोनियल ऑफिशियल्स, जो अब कॉलोनियल जो ऑफिसर थे वो, या ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो बहुत ही हताश हो गए। ट्राइड डेस्परेटली, तो निराशा में आकर, टू कंट्रोल एंड सबड्यू, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, नियंत्रित करने की, सबड्यू का मतलब आधीन करने की कोशिश की, द पहाड़ियाज को, बट दे फाउंड देयर टास्क डिफ़िकल्ट, लेकिन उन्होंने पाया कि ये वर्क बहुत ही डिफ़िकल्ट। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक 3, विच पॉलिसी वाज एग्जीक्यूट बाय ब्रिटिश टू कर्ब द थ्रेट ऑफ पहाड़िया हिल फोक ऑफ राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स में जो पहाड़िया हिल फोक थी उसके चैलेंज को, थ्रेट को फिनिश करने के लिए, कर्ब करने के लिए ब्रिटिश ने कौन सी पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया या लागू किया। इन 1770s द ब्रिटिश एम्बार्कमेंट लॉन्च्ड की या बिगिन की ए ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, हंटिंग द पहाड़ियाज डाउन एंड किलिंग दैम।
उन्होंने एक नई, ब्रूटल का मतलब एक क्रूर, निर्मम नीति उनका विनाश करने के लिए, एक्सटर्मिनेशन मीन्स विनाश करने के लिए, एंड हंटिंग द पहाड़ियाज, और पहाड़ियों को शिकार करने के लिए और मारने के लिए शुरू की। देन बाई 1780s Augustus Cleveland, the collector of भागलपुर, proposed a policy of pacification। और उसी समय 1780s में मिस्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड was the collector of भागलपुर and he proposed a new policy and it was called pacification। pacification का मतलब मनुहार करना या मनाना। Parias chiefs were given an annual allowance and made responsible for the प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन। यानी पहाड़िया चीफ को अब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन अलाउंस यानी एक सैलरी या भत्ते के रूप में मनी देने लगी और उनको इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल किया गया, जिम्मेदार माना गया कि वे अपने लोगों को उचित व्यवहार करने की शिक्षा दें। दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर इन ऑल देयर लोकेलिटीज, और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे ऑर्डर को मेंटेन करें अपनी लोकेलिटीज़ में, एंड डिसिप्लिन देयर ऑन पीपल, और अपने लोगों को डिसिप्लिन में, अनुशासन में रखें। मैनी पहाड़ियाज चीफ्स रिफ्यूज्ड द अलाउंस, बहुत सारे जो पहाड़िया चीफ थे उन्होंने अलाउंस लेने से, यानी सैलरी या भत्ता लेने से इनकार कर दिया। दोज हूँ एक्सेप्टेड, और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, मोस्ट ऑफन लॉस्ट देयर अथॉरिटी विद इन द कम्युनिटी, उन्होंने अपने समुदाय में अपने अधिकारों को, अपनी पावर को लगभग खो दिया। बीइंग इन द पे ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, दे केम टू बी परसीव्ड एज सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज़ और स्टाइपेंड्री चीफ्स, और जब वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पेरोल पर आ गए, उनसे सैलरी लेने लगे, तो उनको ये माना गया कि ये परसीव्ड मीन्स माना गया, स्वीकार किया गया, एंड सबॉर्डिनेट कि ये अधीनस्थ कर्मचारी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और उन्हें स्टाइपेंड्री चीफ्स यानी भत्ता प्रमुख या तनख्वाहिया घोषित कर दिया गया। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 4, हाउ डिड द संथाल रीच द राजमहल हिल्स। संथाल राजमहल हिल्स में कैसे पहुंचे। द संथाल्स हैड बिगिन टू कम इनटू बंगाल अराउंड द 1780s, ये 1780s के करीब बंगाल में आए थे। जमींदार हायर्ड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन, एंड ब्रिटिश ऑफिशियल इन्वाइटेड देम टू सेटल इन द जंगल महल। जमींदार उनको हायर करते थे, किराए पर रहते थे, कि जिससे कि वो नई ज़मीन को रिक्लेम कर सकें और एक्सपेंड कर सकें कल्टीवेशन को, और ब्रिटिश लोगों ने इसलिए इनको जंगल महल इलाके में रहने का ऑफर दिया, इनवाइट किया उन्हें। हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ियाज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, द ब्रिटिश टर्न टू द संथाल। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स कंप्लीटली फेल हो गए कि वो पहाड़िया हिलफोक को अपने अधीन कर लेंगे, सबड्यू कर लेंगे, या उनको चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट में परिवर्तित कर देंगे, जब वो फेल हो गए तो निराश होकर उन्होंने संथाल्स की तरफ अपना ध्यान लगाया। द पहाड़ियाज रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट, क्योंकि पहाड़िया रजिस्टर्ड टचिंग द प्लो एंड कंटिन्यू टू बी ट्रबलेंट। अब पहाड़िया लोग लगातार फॉरेस्ट काटने से इनकार करते थे, वो हल को हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे, प्लो को यानी कल्टीवेशन के लिए, एंड लगातार वो ट्रबुलेंट, उपद्रवी ही बने रहे। द संथाल्स बाई कॉन्ट्रास्ट अपीयर्ड टू बी आइडियल सेटलर्स, और लेकिन उसके अगर इसके विपरीत देखें, इसके अपोजिट देखें, तो संथाल्स आइडियल सेटलर थे, आदर्श निवासी थे। क्लियरिंग फॉरेस्ट्स एंड प्लोइंग द लैंड विद विगर, उन्होंने बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ फॉरेस्ट को क्लियर किया, और इस प्रकार उन्होंने प्लो लेकर, हल लेकर उन्होंने
लैंड यानी खेती कल्टीवेशन शुरू कर दी। स्टूडेंट्स, our next topic is mention the increasement of Santhal's population from 1838 till 1851 AD. Short. इंक्रीजमेंट ऑफ संथाल पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई थी, कितनी या और कैसे, बिटवीन 1838 टू 1851। आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ डामिने कोहो संथाल सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली। जब एक बार डिमार्केशन हो गया और इस डिमार्केशन को नाम दिया गया डामिने कोहो संथाल सेटलमेंट, तो संथाल वो एक्सपेंड होने लगे रैपिडली, तेजी से। फ्रॉम 40 संथाल विलेज इन द एरिया इन 1838। 1838 में इस एरिया में 40 संथाल विलेज थे। एज मैनी एज 1473 विलेजेस हैड कम अप बाई 1851 तक इन विलेजेस की जो नंबर थी वो इंक्रीज होकर 1473 हो गई ओवर द सेम पीरियड। और इसी बीच में द संथाल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम ए मियर 3000 टू ओवर 82,000। और इस प्रकार इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई जो कि 3000 से 82,000 हो गई। एज कल्टीवेशन एक्सपेंडेड, जैसे जैसे कल्टीवेशन एक्सपेंड होता गया, एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फ्लोड इनटू द कंपनीज कॉफर। तो कंपनी के खजाने में लगातार रेवेन्यू का जो आकार था या लगान था वो लगातार बढ़ता गया। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 6, डिफाइन शाहूकार। इस शाहूकार वाज समवन हु एक्टेड एज बोथ मनी लेंडर एंड ट्रेडर। यानी जो मनी लेंडर मीन्स महाजन, उधार देने वाला, और व्यापारी दोनों था, उसी को मिलाकर साहूकार कहा गया। डिफाइन रेंटियर। ए रेंटियर इज ए टर्म यूज टू डेजिग्नेट हु लिव इन रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो अपनी प्रॉपर्टी की रेंट पर यानी उसको किराए पर देकर जो अपने जीवन निर्वाह करता है उसे रेंटियर माना गया। हु वाज ए लीडर ऑफ द संथाल रेबिलियन। संथाल रेबिलियन का नेता कौन था? सिद्धू मांझी वाज द लीडर ऑफ संथाल रेबिलियन। स्टूडेंट्स, these are the 8 questions. Please write these questions on your notebook. Thank you very much.